नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जिस परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें नए सिलसिले से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी के 2 दोषियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और दोषियों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। के और की जहां ये जांच चल रही है, वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं कि जहां ये जांच चल रही है, वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। हितेश, एक तरफ इस पूरे मामले की जांच अब भी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चयन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है चयन प्रक्रिया को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपी SSS मामले में लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, अब तक इसमें 20 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अपर सचिव इसमें अब तक धामी सरकार ने निलंबित कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से अपर सचिवों की संलिप्तता इस मामले में देखी गई थी, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ज़्यादा सावधानी से इसमें काम करें। लगातार इसमें गहन चिंतन मंथन पुष्कर सिंह धामी का चल रहा है। तो वहीं जो छात्र, जैसा कि अभी पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो छात्र तैयारी में लगे हुए थे, उनका हित ना हो, उनके हितों को देखते हुए जो पूरा जो यूके SSS का जो मामला है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू से की जाएगी। और इससे अलावा भी जो 2 जांचें थी फॉरेस्ट की या फिर सहकारिता की, वह भी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। जी, ऐसे में हितेश, क्या दोबारा से फॉर्म फिलअप करना होगा? जिस तरह से छात्र जो है इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस होते हैं, उनको क्या फिर दोबारा से करना होगा स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, देखिए नीतू, बिल्कुल आपने बात सही कही है, क्योंकि जिस तरह से यूके SSS के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, उसके बाद में जिस तरह से अभी अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है, तो वहीं सचिव की भी नियुक्ति होना बाकी है। जैसे ही अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति यूके SSS में हो जाएगी, उसके बाद शुरू से जो प्रक्रिया शुरू से चली होती आ रही है, उसी के तहत इसमें पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। और जो छात्रों का जो रह गया था, जो भी चयन प्रक्रिया में रह गए थे, जो छात्र इस चीज़ से वंचित रह गए थे, उनको दोबारा से फॉर्म फिल करने का मौका भी मिलेगा। जी ठीक है, आप एक बार फिर से आएंगे आपके पास, आप बने रहिएगा, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिलीप रावत ने कहा है कि श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम से भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। देखिए, मैंने अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और सभी जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच, और सीबीआई से बढ़िया कोई जांच हो नहीं सकती। तो दिलीप रावत, जिन्होंने सीएम से जांच की मांग की है पूर्व सीएम को लेकर, और इसके अलावा हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि दिलीप रावत ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर 2022 तक जितनी भी अनियमितताएं आई हैं उसको लेकर। उधर जोशीमठ सभागार में आयोजित BDS बैठक हंगामेदार रही। प्रधानों ने लोक निर्माण विभाग PMJSY पर घटिया निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाया। प्रधानों ने अपने अपने गांव की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। BDC बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सड़क रहा है, जिसमें लोक विभाग द्वारा विकासखंड जोशीमठ के ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे भी रखे गए। हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली बैठक हमने बहिष्कार किया था कि हमारे जिला स्तरीय कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे, और आज हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे प्रशासन के लोग आज ही उपस्थित रहे, न ही SDM मैडम उपस्थित रही, न DM, न CDO, कोई अधिकारी उपस्थित, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं।
और साथ में आज PWD और PNGSY के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें कि हेलन दुमक मोटर मार्ग बहुत मुख्य बिंदु में रहा और उसमें जो जेई काम कर रहा है। आज प्रधानों ने जेई के ट्रांसफर की मांग की है और अन्य जो मुद्दे हैं इसमें प्रधानों ने प्रमुखता के तौर पे अपने मुद्दे रखे हैं और निश्चित तौर पे यदि एक माह के अंदर इस बैठक के जो मुद्दे उठे हैं उसमें सकारात्मक पहल नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर विभाग अंदर तालाबंदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पंचायत चुनाव हुए लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमारी ब्लॉक में फर्स्ट बार BTC बैठक संपन्न हुई और जो यहाँ पे हमने एक मुद्दा उठाया चिपको आंदोलन स्वर्गीय गौरा देवी के को भारत रत्न मिलना चाहिए और यहाँ पे जो आज BTC मीटिंग में ध्वनिमत से इसको पारित किया गया है। और हमारा कहना ये है कि आज पर्यावरण पर बहुत सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, तीज मनाया जाता है, हरेला मनाया जाता है, मगर इसका अभी जो मूल मंत्र था वो श्रीमती गौरा देवी ने ही दिया था। चिपको आंदोलन के उससे पर्यावरण को उन्होंने बचाया था उस समय। उत्तरकाशी में देर रात 11 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है, जिससे कि मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं बारिश और मलबा आने की वजह से कई क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवा भी बंद हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गंगोत्री धाम जा रहे श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी यात्रा भी अब बाधित हो चुकी है। तो लगातार बारिश होने की वजह से इंटरनेट की सेवा क्षेत्र में बंद हो चुकी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। जो यात्री हैं वो भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से मार्ग बाधित हुआ है और एक बार फिर से लोगों को परेशानी हो रही है। इससे पहले भी जब मानसून सत्र जिस तरह से इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक ने मानसून को लेकर कहा था कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी रहेगा, येलो अलर्ट जारी रहेगा। अब लगातार बारिश होने की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित हो चुका है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है, यानी कि बंद हो गया है। रास्ता बंद होने की वजह से जो आने जाने वाले यात्री हैं वो भी वहीं पर फंसे हुए हैं। जिन्हें आना है उनके लिए रोक लगा दी गई है और जो यात्री यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं उनको कोशिश की जा रही है कि अलग स्थान पर पहुँचाया जाए। इंटरनेट सेवा नहीं होने की वजह से यानी कि बंद हो गई है ये सेवा और ऐसे में काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही है। सड़कों पर भी जाम की स्थिति हो चुकी है क्योंकि कई ऐसी जगह जहां पर लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। तो उत्तरकाशी की बात करें तो देखिए भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी यानी कि पहाड़ी राज्य जहां उत्तराखंड में वहां अलग अलग जगहों पर इस दिन इसी तरह की स्थिति हो रही है कि मानसून एक बार फिर से जाते जाते जो है कोहराम मचाते हुए दिखाई दे रहा है। पुष्कर सिंह नेगी इस वक्त चमोली से संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पुष्कर, लगातार बारिश हो रही है रात से, इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है मौसम विभाग का अलर्ट जो है पूरे उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, चमोली हो चाहे उत्तरकाशी हो या आपका जो है टिहरी हो या रुद्रप्रयाग हो या पिथौरागढ़ हो, तमाम सारे जिलों में जो है लगातार जो है रात से बारिश हो रही थी। अगर जनपद चमोली की मैं इस समय बात करूं तो इस समय जो है चटक धूप खिली हुई है, आसमान साफ है। यदि उत्तरकाशी की अगर बात करी जाए तो उत्तरकाशी में लगातार लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, जो कि क्योंकि मौसम विभाग ने इनको येलो अलर्ट, इस जिले को जो है येलो अलर्ट में रखा गया था। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है ये भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग और आपका टिहरी हो गया या पिथौरागढ़ हो गया, इस समय जो है पूरे उत्तराखंड में जो मौसम जो है चटक धूप पूरे उत्तराखंड में खिली हुई है। हालांकि जिस तरह से लगातार जो है बारिश हो रही है और बारिश के साथ जो है जनजीवन अस्त व्यस्त, आपने देखा हो कि नेशनल हाईवे की अगर बात करी जाए, रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ से लेकर आपका जो है गंगोत्री यमुनोत्री वाला अभी भी रूट बंद है, इसको खोलने का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश और बननाथरी वाले की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग से और खागरा के बीच अभी भी बंद पड़ा हुआ है, तो इसको खोलने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि लगातार जो है बारिश हो रही है, बारिश को लेकर कई आपदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्कर इस जानकारी के लिए। रुड़की के नगर निगम के सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनको गंभीरता से लिया। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में 40 अलग अलग समस्याएं आई, जिनमें 24 समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया। 16 समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान बिजली, पानी, अतिक्रमण आदि समस्याओं को भी सुना गया, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को भी फटकार लगाई गई।
हरिद्वार जिले से हमने विकासखंड स्तर पर कैंप लगाने शुरू करे हैं जन सुनवाई के जन संवाद के। चूँकि हरिद्वार जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसमें 57 से 60 के आसपास यहाँ पर पिछड़े समाज की जनसंख्या है। उसके बाद उधम सिंह नगर भी बहुत बड़ा जिला है। तो हम पहले बड़े जिलों के विकास खंडों को करने के बाद पहाड़ों में भी 3-3, 4-4 विकास खंड इसमें पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं। तो हम लोग हमारा दूसरा स्टेप है समीक्षा बैठकों के बाद हम लोग विकासखंड स्तर पर पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं तो उसके रूप में हम एक कैंप के माध्यम से उनकी जनसमस्याएं सुनते हैं। रुड़की में साबिर पाक के सालाना मेले को लेकर प्रशासनिक टीम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। इस दौरान तहसीलदार समेत दरगाह प्रशासन, सिंचाई विभाग की टीम और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। साथ ही बाकी अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण खुद से हटाने की चेतावनी दी गई। अनिल सैनी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अतिक्रमण की गई है, कितना वहाँ पर जो जमीन रही है उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और जो लोग वहाँ पर पहले से रह रहे थे क्या उन्हें नोटिस दिया गया? किस तरह से रहा ये अतिक्रमण की कार्रवाई? मामला है जहां पर अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर जो है एक बुलडोजर के रूप में यहाँ पर लोगों की जो दुकानें हैं वो ढाई गई हैं। क्योंकि देखिए जो पिरान कलियर का जो मेला चलता है, उर्स मेला जिसे बोलते हैं, तो उसकी तैयारियां लगातार अभी से जो है चालू हो चुकी हैं। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण ना हो। हालांकि जो कल ये जो अवैध अतिक्रमण हुआ है इसको देखते हुए तहसीलदार खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सिंचाई विभाग के आसपास जितने भी नहर के किनारे जितनी भी अवैध दुकानें थी या अवैध जो रहने वाले थे उनको हटा दिया गया है। हालांकि नोटिस की अगर बात करें तो नोटिस 15 दिन पूर्व पहले ही प्रशासन के द्वारा दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया कि अपनी दुकान हटा ले। मजबूरन जो है तहसीलदार ने जेसीबी चलवाई है। जी, क्या प्रशासन का ये अतिक्रमण का बुलडोजर का कहीं और भी चलाया जाना है? कोई लिस्ट भी तैयार की गई है कि किन किन इलाकों में ये कार्रवाई जो है वो अभी होनी बाकी है? बिल्कुल, नहीं तो बताना चाहूंगा, देखिए प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई करता रहता है। अभी पिछले दिनों ही हाल ही में रुड़की में कई बार अवैध अतिक्रमण को लेकर दुकानें ढाई गई थी जो अवैध रूप से सड़कों पर लगाई गई थी। हालांकि बात करें अगर पिरान कलियर की, तो पिरान कलियर के उर्स मेले को देखते हुए लगातार प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि उर्स मेले में काफी ज्यादा संख्या में जो लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं और इसको देखते हुए लगातार प्रशासन मुस्तैद है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में पशुओं में हो रही लंपी नामक बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी से हजारों की संख्या में पशु संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी ओर 50 से 100 पशु अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में बहादुराबाद ब्लॉक के राजकीय विभाग के डॉक्टर विपुल जैन का कहना है कि पहले ये बीमारी बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर लक्सर ब्लॉक में आई, उसके बाद नारसंग, फिर भगवानपुर में आई है। अब ये सभी ब्लॉक में पहुंच गई है। ये लंपी स्किन डिजीज़ हरिद्वार में काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैलती जा रही है। पहले ये बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर ये लक्सर ब्लॉक में आई, फिर नारसंग में आई, फिर भगवानपुर आई। धीरे धीरे लगभग सारे ब्लॉक में ये फैल चुकी है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बहादुराबाद में प्रकोप इसका ज़्यादा है और इस बीमारी में पशु के शरीर पे दाने पड़ जाते हैं, नूडल्स पड़ जाते हैं, मिनी नूडल्स, उससे इसे पहचाना जाता है ये बीमारी है। इस बीमारी में पशु फिर फीवर भी होता है इसमें, और पशु खाना भी कम कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इस पशु का फिर हम अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं और इसके बचाव के लिए हम जो और पशु स्वस्थ हैं उनका हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि इस पशु को वो बीमारी ना हो। लगभग हमने 1000 से लेकर 2000 तक पशु का ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम, और पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं। और हमारी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वैक्सीन का, ट्रीटमेंट का। इसलिए मैं समझता हूँ कि और राज्यों के मुकाबले बीमारी हमारे हरिद्वार में कंट्रोल में है उनके मुकाबले, क्योंकि टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आगे हम चाहते हैं कि सभी पशु वैक्सीनेशन हो जाए ताकि बीमारी यहाँ से चली जाए। हरिद्वार में लंपी वायरस को देखते हुए एनिमल्स ट्रांसपोर्ट बैन कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश में पशु नहीं जा सकेंगे और ना वहां से आ सकेंगे। लंपी वायरस की कहर से बचने के लिए मंत्री ने केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। इसके साथ ही बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में इन्फेक्टेड जोन उत्सव इस्लाम जोन बनाकर डॉक्टरों की तैनाती का आदेश भी जारी किया। अधिकारियों को वैक्सीन ड्राइव चलाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
हरिद्वार जिले में और देहरादून जिले में 2 जगह ये केसेस सामने आए हैं लंपी स्किन डिजीज़ के। तो हमने कोशिश करी है कि 30,000 वैक्सीन हमने गोट पॉक्स वैक्सीन हमने मंगवाई हैं। उसको हमने बॉर्डर एरियाज़ जितने भी हमारे हैं जिले जो यूपी के साथ लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून, इन तीनों में हम बॉर्डर एरियाज़ पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर चुके हैं। कुछ हमारे वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही थी क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है गोट पॉक्स वैक्सीन की। तो मैंने जब अभी केंद्रीय मंत्री माननीय रूपाला जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो हमने उनसे 1.5 करोड़ वैक्सीन की एक डिमांड करी है कि केंद्र हमको वैक्सीन प्रोवाइड करने में मदद करे, और 40,000 वैक्सीन हमको और उपलब्ध हो गई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी हम उसको पूरे प्रदेश में गोट पॉक्स वैक्सीन जो है हर जानों को लगाएंगे। तो सैनिटाइजेशन ड्राइव जहाँ पे भी ये डिजीज़ फैल रही है लंपी स्किन डिजीज़, उसमें हम लोगों ने नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों से निवेदन किया है डीएम्स के द्वारा कि आप उसको सैनिटेशन ड्राइव करा दीजिए। दूसरा, वहाँ पे हमने 2 जोन बना दिए हैं। एक हमारा है जो स्टरलाइज जोन है जो 1 किलोमीटर का होगा, और एक हमारा इन्फेक्टेड जोन होगा जो 10 किलोमीटर का होगा। सर्वेलेंस जोन 10 किलोमीटर का होगा। उसको हम लोग लगातार हमारे CVOs, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं जिस जगह पे फैल रही, ताकि वहाँ से एनिमल्स इधर की आवाजाही ना हो पाए। तीसरा, कल हमने एक सर्कुलर निकाला है, ट्रांसपोर्टेशन पे बैन किया है एनिमल्स के, जो स्टेट से दूसरे स्टेटों से यहाँ पर एनिमल्स आ रहे हैं, हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उसमें हमने बैन लगाया है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इसको फुल्ली कंट्रोल। उधर जोशीमठ के करछू गांव में पैर फिसलने से युवक नदी में बह गया, जिसके बाद SDRF को मौके पर तैनात किया गया। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया। फिलहाल SDRF की टीम और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पैर फिसलने से एक युवक का नदी में वो बह गया है और उसे ढूंढने की कवायद अभी भी जारी है। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। पुष्कर सिंह नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पुष्कर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल रात से ही ये युवक लापता बताया जा रहा है, क्या उसे ढूंढने में टीम कामयाब हो पाई है या फिर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ का ये मामला है। ये यात्री हैं, इनको जो है रात को जो लापता हो गया था, इसको सुबह आज जो है 8 बजे के करीब इसको ढाक गांव है, यहाँ पे इसका रेस्क्यू कर दिया गया है। इसकी बॉडी जो है यहाँ पे रिकवर कर दी गई, क्योंकि कल ही जैसे गिरने की सूचना मिली थी तो वैसे ही SDRF और जो स्थानीय पुलिस है यहाँ पे पहुंची हुई थी और रात भर इसका रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद जो सुबह 8 बजे के करीब ढाक गाँव यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी बॉडी जो है रिकवर कर दी गई है। और इनके प्रियजनों को, क्योंकि यात्री है, यात्री के साथ जो है इसका जो है आधार कार्ड मिला है, और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन और SDRF की टीमों ने जो इसके जो प्रियजन है उनको जो है सूचना दे दी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है ऐसी घटनाएं जो है जनपद चमोली से सामने आ रही है, तो इसका रेस्क्यू जो है कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात पथरी थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी अभिषेक के 4 दोस्तों की एक युवक से शराब पीने को लेकर झगड़ा हो गया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि चारों दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी और गंगा नदी में शव फेंककर भाग गए, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव की तलाश की, लेकिन गंगा में ज्यादा पानी होने के चलते शव नहीं मिल पाया। बता दें कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोताखोरों की टीम बुलाई गई है जो शव को ढूंढने में लगी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की हत्या की, शव गंगा नदी में फेंका। और ये पूरा मामला जो है पथरी थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी अभिषेक की बताई जा रही है, जिसके 4 दोस्त शराब पीने को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चारों दोस्तों ने मिलकर इस युवक की हत्या की, गंगा नदी में शव फेंक दिया और उसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव की तलाश की है, लेकिन गंगा में पानी ज्यादा होने की वजह से शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। उधर रुड़की में वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं जिनका खौफ दिन पर दिन देखा जा रहा है। वन माफियाओं ने अब सरकारी पेड़ों पर आरी चलाना शुरू कर दिया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नहर किनारे खड़े पेड़ों का मामला बताया जा रहा है। प्रतिबंधित पेड़ों पर बिना अनुमति लिए वन माफियाओं ने कई बगीचों में आरी चला दी है। मामले की सूचना वन क्षेत्र अधिकारी को दी गई, लेकिन उन्होंने माफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
अनिल सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरह से ये जो वन माफिया है, दिन प्रतिदिन इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो वन अधिकारी है वो भी कोई काम अभी तक उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा, देखिए लगातार ही चाहे वो आम के पेड़ हों या कोई भी हरियाली के जो पेड़ हैं वो लगातार ही यहाँ पर काटे जाते हैं। इसी को देखते हुए ये अभी ताजा मामला नहर किनारे खड़े हुए हरियाली के जो पेड़ हैं उनको काटने का मामला सामने आया है। इसको देखते हुए हालांकि जो हमारी बात हुई है, उद्यान विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उनको भी इसका पता नहीं है। बहुत बड़ी बात सोचने वाली यह है कि अभी तक उनको इस चीज का पता भी नहीं है और वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करें किस पे? क्योंकि वन माफिया लगातार ही चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, खासकर रात की अगर बात करें, रातों में ही अपनी आरियां चलाते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार आम के जो बगीचे हैं, हरे बगीचे हैं, वो लगातार काट लिए जाते हैं, बिना अनुमति के काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर मीडिया के जो लोग हैं वो अधिकारी से वार्ता करते हैं, पूछते हैं कि कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।